ऐसा कहा जाता है कि टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स के बीच जो जंग हुई थी उसने देश में मीडिया का चेहरा बदल दिया। हिंदुस्तान टाइम्स के गढ़ दिल्ली को फतह करने के लिए टाइम्स ऑफ इंडिया ने क्या क्या कुछ नहीं किया। जी हाँ, ये एक कहानी है दोनों दिग्गज अखबारों के संघर्ष की। सबसे पहले इस कहानी की शुरुआत कहाँ होती है, आइए देखते हैं। हिंदुस्तान में अखबार संस्कृति अंग्रेज लाए। 1780 में कलकत्ता से पहले अखबार 21 बंगाल गजट की स्थापना हुई थी और 3 नवंबर 1838 को 11 ब्रिटिश फर्मों ने मिलकर द टाइम्स ऑफ जर्नल ऑफ कॉमर्स की मुंबई में स्थापना की, जो बाद में द टाइम्स ऑफ इंडिया कहलाया। इसके पहले एडिटर थे डॉक्टर जे ब्रेन्नन। 1892 में थॉमस बेनेट बतौर एडिटर टीओआई के साथ जुड़े, यानी टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ। बाद में उन्होंने कारोबारी फ्रैंक मॉरिस कोलमैन के साथ पार्टनरशिप की। इस तरह से बेनेट कोलमैन कंपनी लिमिटेड की स्थापना हुई। उधर 26 सितंबर 1924 को अकाली नेता सरदार सुंदर सिंह लायलपुरी ने हिंदुस्तान टाइम्स की स्थापना की। सुंदर सिंह पंडित मदन मोहन मालवीय के करीबी थे, लिहाजा महात्मा गांधी ने इसकी शुरुआत के मौके पर कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। पहला एडिशन नया बाजार दिल्ली से निकला। बताया जाता है कि 1946 में चिड़ावा झुंझुनू के तेज तर्रार मारवाड़ी रामकृष्ण डालमिया ने द स्टेट्समैन अखबार के भूतपूर्व एडिटर सर आर्थर मूर को लंदन भेजा। उनका काम BCCL के मालिकों से मुलाकात कर उन्हें कंपनी बेचने के लिए राजी करना था। बताते हैं कि इसके बाद वे अखबार के मैनेजिंग डायरेक्टर सर पियरसन से मिले और 2 करोड़ रुपए से कुछ कम में इसे खरीद लिया। बाद में डालमिया की बेटी रमा जैन के ससुराल वाले यानी बिजनौर उत्तर प्रदेश का साहू जैन परिवार इसका मालिक बन गया। वहीं एसटी से जुड़े मशहूर इतिहासकार कौलम माधव पणिक्कर और महात्मा गांधी के बेटे दामोदर गांधी अखबार का सर्कुलेशन कुछ खास आगे नहीं बढ़ा पाए। इसके बंद होने की नौबत आ गई। तभी अखबार आज़ादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभा रहा था। महात्मा गांधी प्रेस की अहमियत समझते थे। संभव है कि इसके बंद होने का खतरा देख उन्होंने ही महामना को पिलानी झुंझुनू के घनश्याम दास बिरला से मिलवाकर इसे खरीदने के लिए राजी करवाया हो। GD बाबू प्रखर राष्ट्रवादी थे और अखबार का कलेवर भी कुछ ऐसा था, सो बात बन गई। चिड़ावा और पिलानी की दूरी महज 15 किलोमीटर की है। आज टाइम्स ऑफ इंडिया के मालिक समीर जैन हैं और ST की मालकिन के बिरला समूह की शोभना भरतिया। कहानी आगे बताती है कि टाइम्स ऑफ इंडिया और ST दोनों ही अंग्रेजी के अखबार थे, पर बिना हिंदी संस्करण के हिंदुस्तान में पहले जमाना आज की तरह तब भी संभव ही नहीं था। सो BCL ने नवभारत टाइम्स शुरू अखबार किया और ST ने हिंदुस्तान नाम से हिंदी अखबार निकाला। अर्थव्यवस्था से जुड़ी खबरों के लिए एक ने इकोनॉमिक टाइम्स निकाला तो दूसरे ने मिंट, और फिर कई हिंदी और इंग्लिश अखबारों की मैगजीन्स। तो बात यह हुई कि एक अखबार मुंबई से छप रहा था और दूसरा दिल्ली से। अब जो जहां का है वहीं की लीडरी की हालत में था। सो 80 के दशक के मध्य में BCCL ने दिल्ली फतह का फैसला किया। तो बताया जाता है कि वहां HT की 2.5 लाख प्रतियों के मुकाबले उनकी संख्या सिर्फ 1 लाख थी। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस बादशाहत को ख़त्म करने के लिए खूब जतन किए। संगीता P मेनन मल्हन अपनी किताब द TOI स्टोरी में लिखती है कि ST दिल्ली के लोगों की आदत थी। अखबार 30 सालों से एक छत्र राज कर रहा था। जाहिर है कि इस आदत को तोड़ने के लिए BCCL को काफ़ी कुछ नया करने की ज़रूरत थी। वे आगे लिखती हैं कि समीर जैन ने ST को चुनौती देते हुए पर्सनल कॉन्टैक्ट कैंपेन की शुरुआत की, जिसमें ग्राहकों को 1 हफ्ते के लिए अखबार की फ्री कॉपियाँ दी गई और जो इसके सब्सक्रिप्शन के लिए राजी हो उन्हें एक महीने का फ्री अखबार दिया गया। दूसरा, ST के पास किसी भी अखबार की तुलना में ज़्यादा विज्ञापन थे, इतने कि उसके पास जगह कम रहती थी। दिल्ली के व्यापारी और लोग उन्हीं विज्ञापनों की वजह से उसे खरीदते भी थे। संगीता मेनन लिखती हैं कि समीर जैन ने इसी कार्ड के लिए TOI और नवभारत टाइम्स की विज्ञापन दरों को मिलाकर एक रेट कार्ड बनवाया और व्यापारियों को दिया। इसका फ़ायदा यह था कि किसी व्यापारी को अगर TOI में विज्ञापन देना होता तो इसके साथ ही कुछ थोड़ी सी रकम और देकर नवभारत टाइम्स के पाठकों तक भी उसका विज्ञापन पहुंच सकता था। तीसरा, BCCL ने दिल्ली एडिशन का कलेवर बदलने की रणनीति अपनाई। एक अध्ययन
में कंपनी ने पाया कि दिल्ली वासियों की नज़र में एसटी अखबार संजीदा और राजनीतिक खबरों से लबरेज अखबार था। बीसीसीएल ने फैसला किया है कि टीओआई को नौजवानों की पहली पसंद का अखबार बनाया जाए। इसके लिए पहली बार रंगीन और चमकीला कागज़ इस्तेमाल में लाया गया। इसके साथ ही वह जो एक नई चीज़ दिल्ली वालों को पेश की गई वह थी पेज 3 की संस्कृति। इसमें शहर के नामचीन लोगों की रंगीन ज़िंदगी अखबार में लाई गई। फिल्म और उससे जुड़े लोगों के किस्से चटकारों के साथ पेश किए गए। शनिवार के दिन सैटरडे टाइम्स सप्लीमेंट शुरू किया गया है, जिसमें बेहतरीन खाना, फैशन, ग्लैमर की बातें थी। एसटी के पन्ने इन सब बातों से महरूम थे। धीरे धीरे दिल्ली वासी टीओआई को यानी टाइम्स ऑफ इंडिया को इन बातों के लिए पसंद करने लगे। सैटरडे टाइम्स की सफलता ने एसटी को भी मेट्रोपॉलिटन नाम से सप्लीमेंट शुरू करने पर मजबूर किया। इसके बाद टीओआई ने बुधवार के दिन नौकरियों से जुड़ा एसेंट नाम का सप्लीमेंट शुरू किया, जो काफ़ी हिट हुआ। इसके जवाब में एसटी ने शाइन जॉब्स सप्लीमेंट शुरू किया। लड़ाई गरमाने लग गई थी। फिर एक दिन टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपने अखबार के कार्टून सेक्शन में एसटी को अंडानुमा हमटी ढमटी बनाकर छाप दिया। हिंदुस्तान टाइम्स प्रबंधन मामले को प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में ले गया और बीसीसीएल से माफ़ी मांगने को कहा। बचाव में बीसीसीएल के वकीलों ने दलील पेश करते हुए कहा कि यह सिर्फ मजाक था और टीओआई को भी 1915 में द क्रॉनिकल अखबार नामक अखबार के एडिटर बीजी हरिमन ने बोरी बंदर की एक पुड़िया मुंबई में एक जगह जहां पहले टीओआई का दफ्तर था कहकर मजाक किया था, लेकिन उन्होंने कभी इसका बुरा नहीं माना। समीर जैन यही नहीं रुके। संपादकीय विभाग में निरंतर बदलाव करते हुए उन्होंने संपादकों को मार्केटिंग के हिसाब से सोचने पर मजबूर किया। उनका मानना था कि अखबार विज्ञापन दिखाने का माध्यम है, जहां पर जगह खाली रह जाती वहां खबरें छापी जाती। कहते हैं कि इस सोच ने कई संपादक उनकी इस सोच से नाराज हो गए, पर उन्होंने किसी की नहीं सुनी। भारी भरकम रसूख वाले एडिटरों की छुट्टी की गई और उनकी जगह उनको लाया गया जो समीर जैन की सोच से इत्तेफाक रखते थे। उनका मानना था कि अखबार भी एक तरह का व्यापार है और इसे व्यापार के तरीके से ही चलाना चाहिए। हालात इस कदर बदल चुके थे कि चर्चित लेखक खुशवंत सिंह, जो एसटी में एक समय पर संपादक थे, ने आर्टिकल में लिखा कि आपको टाइम्स ऑफ इंडिया के किसी एडिटर का नाम याद है? तो ये थी कहानी हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया की।